वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एडुटेरिया 7500 बुक का 101वां नंबर सेट। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद दास्ता का जो गठन है वो किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ये बिहार के एक समाजवादी नेता थे और 1942 में जब भारत आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय ये आज़ाद दास्ता का गठन किए थे। जब ये 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन जब हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल गए थे, तो वहाँ पे गुप्त रूप से आज़ाद दास्ता का गठन किए थे और वहाँ पर ही गुप्त रेडियो स्टेशन को भी चलवाया था, जिसका प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है वो दिए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, आज़ाद दास्ता का गठन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो बिहार के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो है किकट, ऑप्शन नंबर बी। और वहाँ के जो निवासी है उसके लिए जो शब्द यूज किया गया था वो किया गया था व्रात। और इसका जो जानकारी है वो मिलता है थर्ड मंडल से, किसके, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो द मदरलैंड का जो प्रकाशन है वो किया गया था मजरूल हक के द्वारा, मौलाना मजरूल हक। और ये कब का बात है, ये है असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में आज़ाद दास्ता का गठन किए थे कौन, मजरूल हक। और इसके लिए जो भूमि का दान दिया था वो इनका दोस्त दिया था, जिसका नाम था खैरू मियाँ। उस जमीन पे इन्होंने आज़ाद दास्ता का गठन किया था और वहीं से ये पत्रिका जो है प्रकाशित होता था, द मदरलैंड। ये आज़ाद दास्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि जब जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, जब ये रिटायर्ड हुए थे अपने पद से, राष्ट्रपति के पद से, तो जो आगे का जो जीवन है वो वहीं पे बिताए थे। और जो मरण हुआ था उनका 28 फरवरी को, जो इनका डेथ हुआ था, देहांत हुआ था 1963 में, ये आज़ाद दास्ता में ही हुआ था। इसके अलावा जो महात्मा गांधी के कहने पे बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था, जिसके चांसलर मौलाना मजरूल हक थे और इसके जो वाइस चांसलर थे वो थे ब्रजकिशोर प्रसाद, इसका भी गठन यही आज़ाद दास्ता में ही हुआ था। इसका भी गठन कहाँ पे हुआ था, ये सदाकत आश्रम में ही हुआ था। और अभी जो बिहार प्रदेश कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, सदाकत आश्रम में ही है। तो सदाकत जो आश्रम है ये बिहार के राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही मदरलैंड का जो पत्रिका है वो प्रकाशित होता था और यहीं पे राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु भी हुआ था। इसका जमीन का जो दान है खैरू मियाँ दिए थे। यहाँ पे ही बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था और यहीं पे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर भी है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, कि कौटिल्यकृत जो अर्थशास्त्र है इसमें राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये लिच्छवी गणराज्य के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ, इसका भाषा क्या है, भाषा संस्कृत है और इसमें 15 अधिकरण है, यानी कि 15 खंड है। और इसी में दिया गया था सप्तांग सिद्धांत। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था 1921 में। कहाँ से किया गया था, ये किया गया था सदाकत आश्रम से, जिसका स्थापना कौन किए थे, मौलाना मजरूल हक किए थे। जिसके लिए जमीन कौन दिया था, खैरू मियाँ दिया था, उनका दोस्त। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध अंतर्विष्ट है। बिहार विधान परिषद के सृजन और विघटन का बात कर रहा है। तो सृजन और विघटन का जो उपबंध है ये किसमें निहित है, वो है 169 में, ऑप्शन नंबर बी। 6ठा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी 169। 171 में क्या है, ये विधान परिषद के संरचना के बारे में है कि कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, जो राज्यपाल है वो कितने मनोनीत करेंगे, शिक्षक कितने करेंगे। तो ये सब जो उपबंध है ये 71 में है। 182 में क्या है, 182 में है जो सभापति होंगे और उप सभापति होंगे विधान परिषद का, उसके बारे में जिक्र 182 में है। और राज्य में जो इमरजेंसी लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो 356 में है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके
पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन? महाधिवक्ता। तो ये करता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना ड्यूटी निभाता है। उसका जो कार्यकाल है ये भी राज्यपाल डिसाइड करेंगे, उसका जो सैलरी है ये भी राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि कितना देना है। इसके लिए जो आर्टिकल है 165 है और महान्यायवादी के लिए जो आर्टिकल है वो 76 है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द की किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है कब? 1976 में, 1976 में, जब 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें। और वो शब्द कौन कौन सा था? तो सब था समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1976। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। कहाँ से? ये किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। और दूसरी जगह कहाँ पे हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को, उसी ईयर में 11 अक्टूबर को हुआ था। जिस समिति के सिफारिश पे ये काम किया गया था वो थे बलवंत राय मेहता समिति। और ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बात किया था। और इसी को कानूनी अधिकार दिया गया कब? 1992 के पंचायती राज अधिनियम से दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 में 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। और इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। एक्ट कौन सा था? 1992 का एक्ट था, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। और बलवंत राय मेहता का समिति का जो सिफारिश है वो कब आया था? 1957 में आया था और 1959 से लागू हुआ था ये। 10वीं क्वेश्चन है कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ली कमीशन किससे संबंधित था? ये भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए। 1923 में इसका गठन किया गया था और 1924 में अपना रिपोर्ट दिया था ये। और इसी के सुझाव पर 10 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और इसी के सिफारिश पर भारतीयकरण भी किया गया उसका, जिसमें बताया गया कि 50% उसमें इंडियन होंगे और 50% उसमें कौन होंगे? यूके के लोग होंगे। ये उसमें तय किया गया। और ये भी बोला गया कि 15 साल के अंदर में ये जो सीमा है 50-50 का वो तय कर लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सचिव पद जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत सचिव का पद बनाया गया जस्ट 1857 के क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन अधिनियम 1958 में जो है भारत सचिव का पद का सृजन किया गया था। और ये भारत सचिव कौन होंगे? ये बोला गया था कि कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे का होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कहाँ के? ब्रिटिश संसद के। और उसके सहायता के लिए जो है भारत में 15 सदस्यों का एक समिति बनाया गया जिसका नाम था भारत परिषद। भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे। और पहला भारत सचिव कौन था? भारत सचिव था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले भारत सचिव बने थे। और इसी एक्ट में 1858 के ही भारत शासन अधिनियम में जो गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का पद, इसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। और पहला जो वायसराय बना वो कैनिंग बना और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? वो भी कैनिंग बना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया था? वो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। और ऑरोविला की स्थापना भी अरविंदो घोष किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव डाला था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव किसने डाला था? ऑप्शन नंबर 1 है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ये बोला गया था जो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करेगा उसके लिए 1 लाख रुपया पर ईयर का अनुदान दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये उसमें नींव डालता है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1923, इसमें इसमें कहा गया कि जो ये 1 लाख रुपया है इसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए 10 यूरोपीय सदस्यों का एक कमेटी बनाया गया। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले को बनाया गया। उसके बाद तीसरा है कि प्राच्यविद और आंग्लविद का विवाद, ये दोनों में जो डिस्कशन हुआ उसमें जो आंग्लविद थे वो जीते। और इसीलिए 1935 में मैकाले के द्वारा
अंग्रेजी शिक्षा का अधिकरण का नीति मान लिया गया भारत में। तो इसलिए तीनों आंसर सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म का स्थापना हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में। कहाँ पे किया गया था? डरबन में। डरबन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। उसके अलावा भी एक 1910 में एक आश्रम खोले थे जिसका नाम था टोल्स्टॉय फॉर्म। अब वो कहाँ था? जोहान्सबर्ग में था। जो इंडियन ओपिनियन अखबार था, इंडियन ओपिनियन, ये भी फिनिक्स फॉर्म से ही प्रकाशित होता था। हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो भारत का जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सौदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? ये है वैदिक संहिता है, उसके बाद हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ? तो अशोक के जो लिपि, अशोक के जो पिलर्स मिले, अशोक के अभिलेख मिले, उसमें बहुत सारा लिपि था जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेइक था। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एक तरफ लेखक है, एक तरफ रचनाएं हैं, यानी कि बुक है उनके। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था और वेनसंग क्या लिखा था? सियुकी लिखा था। तो एक का हो जाएगा 3 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक ही बार में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर देखें तो टॉलमी क्या लिखा था? टॉलमी लिखा था ज्योग्राफी, और प्लिनी क्या लिखा था? नेचुरल हिस्टोरी का लिखा था। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो कृषि का जो उत्पादन है वो नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, और जो पहला साक्ष्य मिला है वो है मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ आज के डेट में पाकिस्तान में है, और मेहरगढ़ से मिला था क्या चीज? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिला था। चावल का अगर प्रमाण देखें तो चावल का प्रमाण मिला था लेहुड़ा देव से, और लेहुड़ा देव कहाँ पे है? यूपी में है। धान का जो भूसी का प्रमाण मिला था वो कोल्डीवा से मिला था, ये इलाहाबाद के पास में है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये जो टोडरमल है, टोडरमल, ये भू राजस्व अधिकारी शेरशाह सूरी के समय में भी था और अकबर के भी समय में था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिक्कों पर टकसाल लिखवाने और अपने छवि को प्रदर्शित कराने का जो प्रथा है ये शुरू किया था कौन? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये विजयालय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। इसमें इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो अरावली का पहाड़ जो है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपर्दन के द्वारा होता है? नदी के अपर्दन द्वारा कौन सा निर्माण होता है भू आकृति? तो नदी के अपर्दन से बहुत सारा होता है। एक तो भी आकार की घाटी देख लीजिए, गॉर्ज या कैनियन देख लीजिए, या फिर ऑक्सबो लेक होता है, ऑक्सबो लेक। मिनांडर, मिनांडर क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है, मिनांडर। तो ये सभी जो है अपर्दन के कारण भू आकृति बनता है नदी के चलने से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा फोल्डेड माउंटेन नहीं है? तो सीरा नेवेदा ये फोल्डेड माउंटेन नहीं है, बाकी एंडीज, हिमालय और रॉकीज ये सभी फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में। और निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील है? तो ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है? ग्रेट स्लेव झील है कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? पहला बात तो हम्बोल्ट जो जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा वो कैसी जलधारा है? ये है ठंडी, कोल्ड। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये बहती कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, और इसी का नाम है पेरू की जलधारा।
पेरू की जलधारा इसका दूसरा नाम होता है। और ये जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में बहता है। चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुस्की सागर ये है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो ये है लेसोतो। आप जब साउथ अफ्रीका का मैप देखेंगे तो उसके साउथ अफ्रीका के बीच में लेसोतो कंट्री आता है, यानी कि लेसोतो के चारों तरफ से साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है। किलिमंजारो पर्वत किस देश से संबंधित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये है तंजानिया में। तंजानिया में पर्वत है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट किलिमंजारो। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो ऐसा काम चाइना कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी चाइना। 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी चाइना। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो एक तो पंजाब हो जाएगा, एक हो जाएगा राजस्थान और एक हो जाएगा गुजरात। 3 जो राज्य हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और यूनियन टेरिटरी 2 करता है, एक हो जाएगा लद्दाख और एक हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इको मार्क जो है ये प्रदर्शित ये करता है कि पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं ये प्रोडक्ट, और दूसरा करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव न्यूनतम होगा। ये इको मार्क जो है प्रदर्शित करता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हार्ट अटैक से, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? जब ब्लड ग्रुप चेक नहीं हो पा रहा है, चेक करने का समय नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसको दे देना चाहिए? तो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ निगेटिव। और सर्वदाता मतलब ये सभी को इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है वो है ए बी पॉजिटिव। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी कि बुजुर्ग हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर है एज के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस काम में किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक है ये जो है ये यूज किया जाता है द्रवों के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। अगर मेडिकल फील्ड में देखें तो जो चेकअप होता है लैट्रिन का या फिर मलमूत्र का, तो ये सबको चेक करने के लिए भी किया जाता है। खाद्य पदार्थ में अगर कोई मिलावट है उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक यूज किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्तंभ बी को स्तंभ ए से मिलान करना है, एक तरफ उत्पाद है एक तरफ स्रोत है। फॉर्मिक अम्ल चिट्टी में पाया जाता है, चिट्टी के डंक में। साइट्रिक एसिड नींबू में और टार्ट्रिक एसिड इमली में, यानी कि 3-1-2 ऑप्शन नंबर बी। लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? हेमाटाइट है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ये होता है 10⁻⁹। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वेग क्या होता है? वेलोसिटी होता है। दोनों को कटिंग करेंगे तो बच जाएगा क्या? मास बच जाएगा, यानी कि द्रव्यमान बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ का जो घर्षण बल होता है वो कम होता है सड़क की अपेक्षा में, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का मान क्या होता है यदि परिपथ में विद्युत धारा जो है यानी कि I इक्वल टू कितना है? I इक्वल टू 10 दे रखा है एम्पियर, तथा विभवांतर कितना है यानी कि वोल्टेज कितना है? 12 है। तो V इक्वल टू IR जब लगाएंगे तो 12 इक्वल टू 10 इंटू आर, जब इधर में 10 लेके आएंगे तो 1.2 इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो mv², भी अगर दुगुना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण जो मरुस्थल है वहां पे मृग मरीचिका बनता है। ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर में भी यही यूज होता है। सेल्सियस स्केल पर
मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण पे होता है, रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? ये है वाटरमैन। वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन के आविष्कार किए थे। उसके अलावा आज के जो क्लास में स्मरणीय तथ्य है वो देख लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरोपीय प्रायद्वीप को। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी फ्रांस को बोला जाता है और अन्न भंडार बोला जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट क्या कहाँ पे है? जर्मनी में है। और झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को। और यूरोप का भारत बोला जाता है इटली को, क्योंकि वहां पे कृषि प्रधान है इसीलिए। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। फ्रांस और ये फ्रांस है और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। उसके अलावा देखेंगे कि प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा बोला जाता है पो नदी को। और कोकेकस राज्य किसको किसको बोला जाता है? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को, क्योंकि यहाँ पे कोकेकस का पर्वत है। विभिन्न देश और उसके बीच में स्थित पर्वत अगर देखेंगे तो पेरेनिज कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। अल्पस कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच में। जूरा पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में। और वासडेस कहाँ पे है? ये है फ्रांस और जर्मनी के मध्य में। अंटार्कटिका में भारत के 2 शोध केंद्र स्थापित है। पहला हुआ था दक्षिणी गंगोत्री जो कि 1983 में हुआ था, और दूसरा है मैत्री 1989 में। तो आज का सेशन में हम लोग इरुटेरिया 7500 बुक का 101वां नंबर सेट देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।